हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो भाई एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कक्षा 11वें के यूनिट नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है भाई, आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम उठा के देख लो, आपको मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन वहां जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम यही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले समझना भाई, अब आपको जैसे पता है कि किसी भी चीज को हम गिनते हैं तो हर चीज के गिनने की एक इकाई है। ठीक है ना। अब जैसे आप सामान्य उसमें ही ले लो प्रणाली में, तो हम वस्तुओं को गिनने के लिए सामान्यतः दर्जन का ही उपयोग करते हैं भाई। और हमारे लिए एक दर्जन बराबर क्या होता है? 12। चाहे हम किसी की भी बात करें, अगर हमने उसके आगे दर्जन शब्द लगा दिया है तो उसका मतलब 12 ही है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक दर्जन पेन है तो हमारे पास कितने पेन है? 12 पेन है। अगर हम बोले एक दर्जन हमारे पास क्या है? बाल्टी है, तो इसका मतलब हमारे पास बाल्टी कितनी है भाई? 12 बाल्टी है। अगर हम कह दें कि हमारे पास एक दर्जन कितनी है? किताबें हैं, तो हमारे पास किताबें कितनी होंगी बच्चों? 12 किताबें होंगी। इसी तरह अगर हम कह दें कि हमारे पास 2 दर्जन क्या है भाई? 2 दर्जन हमारे पास बॉल हैं, तो हम कह देंगे कि हमारे पास 24 कितनी है भाई? 24 हमारे पास बॉल है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे लिए जिस तरीके से दर्जन यूज में आता है, उसी तरह अणु परमाणुओं की गिनती के लिए एक इकाई चुनी गई जिसका नाम क्या रखा गया भाई? मोल रखा गया। जिसका नाम क्या रखा? मोल रखा गया। और अगर हम बात करें कि मोल शब्द किसने दिया, तो आप याद रख सकते हो जो मोल जो शब्द है वो डब्ल्यू ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? डब्ल्यू ओस्टवाल्ड ने दिया। ठीक है, अब ये जो मोल शब्द है ना भाई, ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। मोल जो है वो आपके लैटिन भाषा के शब्द से लिया है, और लैटिन भाषा के शब्द से लिया है। और अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका जो अर्थ निकल के आता है वो क्या है? ढेर। ठीक है, तो मूल जो शब्द है वो दिया किसने? डब्ल्यू ओस्टवाल्ड ने। कौन सी भाषा से लिया गया है भाई? लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ढेर। ठीक है, समझना भाई आगे की कहानी। जैसे दर्जन हमारे लिए 12 होता है, उसी तरीके से एक मोल बराबर कितना होगा बच्चों? एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, एक मोल बराबर क्या है? 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब हम किसी की भी बात करें, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास, पहले तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं भाई। स्टेटमेंट क्या होगा कि एक मोल बराबर किसे कहेंगे? जिसमें आपके 6.022 इंटू 10 पावर 23 के बराबर आपके अवयवी कण हो, अणु हो, परमाणु हो, जो भी आपने लिया है वो किसके बराबर होना चाहिए भाई? 6.022 इंटू 10 पावर 23 के बराबर होना चाहिए। और इस संख्या को हम क्या कहते हैं? इस संख्या को हम कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। इस संख्या को और हम क्या कहते हैं भाई? आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई? Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि आवोगाद्रो संख्या किसके बराबर है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो डेफिनेशन क्या देंगे? पदार्थ की वह मात्रा, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर, आवोगाद्रो संख्या के बराबर, संख्या के बराबर कण उपस्थित हों, कण उपस्थित हों, एक मोल कहलाती है। ठीक है, तो पदार्थ की वह मात्रा जिसमें आवोगाद्रो संख्या के बराबर कण उपस्थित हों क्या कहलाएगी भाई? एक मोल कहलाएगी। या इसकी आप देखो एक डेफिनेशन और लिख सकते हो। एक और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, दोनों में से आपको जो सरल लगे उसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, एक और डेफिनेशन क्या है? कार्बन 12 समस्थानिक के, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में, 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या मोल कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मोल कहलाती है। क्या लिखा हमने?
कि कार्बन 12 समस्थानिक है, उसके 12 ग्राम में जितने कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। ठीक है भाई, देख भी लेते हैं, अगर हम देखें तो उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं भाई। आप जब कैलकुलेशन करोगे तो संख्या आपकी किसके बराबर निकल के आएगी, वही 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो भाई, एक कार्बन का एटम देख लेते हैं, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कितना आया, 1.9926 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर एटम। ठीक है, यानी पर एटम, एक एटम का अगर वजन देखा तो कितना आया, इतना आया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक मोल में कितने कण होंगे। तो हम क्या कहेंगे, एक मोल कार्बन परमाणुओं की संख्या, एक मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या। ठीक है भाई, देखना तो एक मोल में आपको निकालना है। ठीक है, कितने बोल रखी हमने, 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो ऊपर क्या हो गया, 12 ग्राम पर मोल, क्योंकि एक मोल बराबर कितना होगा, 12 ग्राम। कार्बन के एक मोल का वजन कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, हमने एएमयू में भी ये बात डिस्कस की थी। बटे अब एक परमाणु के द्रव्यमान का अगर हम भाग लगा दें तो सबका हमको कणों की संख्या पता चल जाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि आपके पास कितने केले हैं भाई, आपके पास केलों की संख्या पता नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन केलों का वजन आपको पता है। आप मान के चलो बाजार से केले लाए हो और उनका वजन कितना है, 1 किलोग्राम, यानी आपके पास 1000 ग्राम क्या है, आपके पास वजन है भाई। ठीक है, और आपको एक केले का वजन पता है, आपने कह दिया एक केले का वजन है भाई कितना, 50 ग्राम। ठीक है, एक केले का वजन 50 ग्राम है। तो केले कितने हैं आप फटाफट बता दोगे, कितने केले हैं भाई, 20 केले। भाई पूरा वजन हमको पता है, एक केले का वजन हमको पता है, तो सारे केलों का हम वजन निकाल देंगे। उसी तरह हमको देखो पूरे कार्बन एटम जितने भी हैं उनका वजन हमको पता है, कितना है, 12 ग्राम। हमको एक कार्बन के एटम का वजन पता है, कितना है, 1.9926 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम अपॉन एटम। ठीक है, तो इसमें इसका भाग लगा दो, संख्या आपको पता चल जाएगी। तो ग्राम से ग्राम कट गया, एटम ऊपर जाएगा, यानी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एटम पर मोल में आएगी। और एटम को हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु, तो परमाणु प्रति मोल में आएगी आपकी इकाई। ठीक है, भाग दोगे तो जोड़ बाकी गुणा भाग करके देख लेना भाई, आपकी संख्या कितनी आएगी, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल। ये आपकी आ गई भाई किसकी संख्या, एक मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या। समझ में आ गई कहानी भाई मोल की। तो चाहे आप ऊपर वाली डेफिनेशन लिख दो चाहे नीचे वाली, याद आपको ये बात रखनी है, जहां भी एक मोल की चर्चा होगी ना भाई, दिमाग में केवल एक ही बात आएगी कि एक मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। चाहे वो परमाणु की बात करे, अणु की बात करे, यौगिक की बात करे, किसी की भी बात करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल कार्बन है, अगर हम क्या कहें कि 1 मोल कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन का मतलब हमारे पास कितने कार्बन परमाणु की संख्या है, हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल मेथेन अणु है, 1 मोल हमारे पास क्या है, मेथेन अणु है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कितने अणु हैं भाई मेथेन के, 6.022 इंटू 10⁻23 हमारे पास मेथेन के अणु हैं। किसके अणु हैं, मेथेन के अणु। जैसे हमको फर्क नहीं पड़ता कि 1 दर्जन पेन है आपके पास, 1 दर्जन बाल्टी है, 1 दर्जन किताबें हैं, 2 दर्जन बॉल है, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ पता है कि दर्जन बराबर कितना होता है, 12। उसी तरह हमको पता है मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब चाहे वो अणु की बात करे, चाहे परमाणु की बात करे, किसी की भी बात करे, 1 मोल वर्ड आ गया, आपको यह संख्या याद होनी चाहिए। और इस संख्या का दूसरा नाम क्या है, आवोगाद्रो संख्या, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, Na से। तो Na बराबर भी क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, लिखो भाई ये सारी कहानी लिखो, फिर आगे की चर्चा करते हैं। लिख लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है मिटाएं भाई, चलो नेक्स्ट देखो, मैं आपको कुछ बढ़िया इसमें क्या करवाता हूं भाई, अभी थोड़ा सा फॉर्मूला आपको और बताऊंगा, एक पूरा चार्ट बनवाऊंगा आपको अच्छे से, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल पे लेके चलूंगा। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा और मूल को अच्छे तरीके से समझते हैं भाई। ठीक है, देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है,
क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लेना, मोल कॉन्सेप्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही भाई। ठीक है, मोल को और विस्तृत तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको नाइट्रोजन एटम ले लिया आपने, तो नाइट्रोजन में आपको पता है परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है। इसके अंदर 7 तो आपके क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, 7 आपके क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और 7 ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो कैसा होता है भाई, बहुत ही कम, तो इसके द्रव्यमान को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य, नेग्लिजिबल इसके द्रव्यमान को मान लेते हैं। और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आपको पता है कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और न्यूट्रॉन का भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन यहां हम 1.67 तक की ही बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का अगर हम वेट निकालें तो वेट इसका कितना निकल के आएगा, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार कितना निकल के आएगा भाई, नाइट्रोजन के एक परमाणु में 7 न्यूट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है, तो 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन के बराबर होगा भाई वजन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वजन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो हम यहां कह सकते हैं 7 और 7 कितने हो गए, 14, तो हम कह सकते हैं 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये जो इकाई है वो किसके बराबर होती है भाई, AMU के बराबर होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक नाइट्रोजन का एटम है, एक नाइट्रोजन का परमाणु है, उसका वजन कितना है, 14 AMU। ठीक है, आपको AMU मिल जाए या क्या मिल जाए, आपको म्यू मिल जाए, तो भी आपको एक ही कहानी है भाई, क्योंकि AMU को आजकल क्या लिख देते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, जिसको म्यू से दर्शाते हैं, तो या तो AMU लिखा मिल जाएगा या म्यू लिखा मिल जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, तो ये तो किसका वजन आया भाई, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार आया। अब अगर हमको नाइट्रोजन के 1 मोल का भार निकालना है तो हम क्या लिखते हैं अगला, यदि नाइट्रोजन के 1 मोल, और 1 मोल का मतलब कितने परमाणु आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन के 1 मोल का भार देख रहे हैं, और 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार देख रहे हैं। तो आपको पता है 1 का भार ये है, तो 1 मोल का भार कितना होगा, गुणा कर दो भाई, इतने का आ जाएगा 1 मोल का वजन। तो 1 मोल का वजन कितना आएगा, 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, यही तो है भाई, यही तो वजन है एक एटम का, 27 ग्राम, गुणा, अब हमको 1 मोल का निकालना है, तो 1 मोल में कितने परमाणु, इतने, तो इतने का गुणा कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, ये आपकी कहानी आई। ठीक है भाई, तो आप जब इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, तो आप क्या देखोगे भाई, 24 से तो देखो, 24 से तो क्या कट जाएगा, 23 बचेगा, माइनस का 1, माइनस के 24 है ना, तो यहां क्या बचेगा आपका, यहां तो कुछ नहीं बचा, माइनस का 1 बचेगा, यानी 10⁻⁻1 बचेगा। और जब इसको 6.022 और 1.67 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। जब इन दोनों को गुणा करोगे ना तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो आपको पता है 10 की पावर प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी यहां सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ग्राम बचेगा। तो आप क्या लिखोगे, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, ग्राम आएगा। ठीक है, लिख लो इसको एक बार। अच्छा, और क्या है आगे, और आगे परमाणु भी है, तो क्या लिख देंगे, ग्राम परमाणु भार। ठीक है, तो देखो भाई, इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में क्या लिख देंगे इसको, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो 1 मोल का वजन किसके बराबर आता है, ग्राम एटॉमिक मास, यानी ग्राम परमाणु भार के बराबर आता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे कोई बोल दे कि 1 मोल का आपने परमाणु का निकाल लिया, अब 1 मोल अणु का भी निकाल के बताओ, तो अणु का भी निकाल लेते हैं, पहले इसको लिख लो भाई, इस कहानी को। ठीक है, लिख लिया, इसी में चेंज कर दें, इसी में चेंज कर दें, 1 मोल नाइट्रोजन के अणु का निकालेंगे, तो नाइट्रोजन के अणु का मतलब कितने हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे। पहले तो लिख लो भाई, इसको लिख लिया। ठीक है, चलो अब इसको चेंज ही कर देते हैं भाई, क्या इसमें कोई कंजूसी वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो लिख लिया ना ये, तो अब हम नाइट्रोजन के अणु का देख रहे हैं भाई, नाइट्रोजन के एक अणु का भार, नाइट्रोजन के एक अणु का भार। तो आपको पता है नाइट्रोजन के एक अणु में परमाणु कितने हैं, 2 हैं भाई नाइट्रोजन के। तो आप क्या लिखोगे, 2 गुणा और 7 इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन, प्लस 7 इसमें क्या होंगे भाई, प्रोटॉन। ये वाली कहानी होगी भाई, 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहां नाइट्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो आपको पता है वही 2 गुणा क्या हो जाएगा, 14 गुणा 1.67 इंटू 10⁻
24 ग्राम। वो की वही कहानी, 14 का गुणा 2 से करो, क्या आ जाएगा 28। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं एएमयू। तो क्या आ जाएगा 28 एएमयू आ जाएगा, या यूनिफाइड मास लिख दो। अब हम नाइट्रोजन के N2 के, यानी नाइट्रोजन जो N2 है, N2 के 1 मोल का अब हम क्या देखेंगे, भार देखेंगे भाई। ठीक है, तो आपको मैंने अभी बताया उस तरीके से करने की कोशिश करो। नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, वीडियो को पॉज करो पहले, और वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो भाई। वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करोगे भाई। अब देखो 1 मोल यहां पर हमने क्या लिया, नाइट्रोजन का अणु लिया है, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे भाई, अणु का भार लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि मोल आपको जैसा दे रखा है वैसा ही आपको लिखना है। जो इकाई दे रखी है, परमाणु दे रखी है तो परमाणु, अणु दे रखा है तो अणु। ठीक है, अणु दे रखा हो परमाणु पूछे, परमाणु दे रखा हो अणु पूछे, उसकी भी कहानी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको N2 के 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का क्या निकालना है, भार निकालना है भाई। अणु परमाणु में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये तो सिंपल सी बात है। अणु किसको बोलेंगे आप, 2 परमाणुओं के संयोग से जो बना हो, 2 परमाणुओं के जो संयोग से बना हो उसको आप क्या कहते हो, अणु कहते हो। जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का क्या है, अकेला है जो परमाणु है, दोनों मिल गए तो H2 का क्या बनाया, उन्होंने एक अणु बनाया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब देख लो भाई, यानी एक परमाणु का वजन देख लेते हैं, फिर उसमें 1 मोल का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सभी का वजन आ जाएगा। ठीक है, तो एक परमाणु, एक अणु का जो वजन है वो ये रहा भाई। अणु की बात करेंगे इधर, 2 गुणा 14 डायरेक्ट लिख देता हूं भाई, 28 गुणा 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये तो है एक अणु का वजन। और अगर 1 मोल अणु का वजन देखें तो 1 मोल के लिए हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, गुणा कर दो भाई, वही यहां से कहानी होगी, माइनस का 10 बचेगा, इसका इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10, माइनस का 10 प्लस का 10 कट जाएगा, तो आंसर किसमें आ जाएगा, 28 ग्राम और अणु भार। ठीक है, भारी तो निकाल रहे हो भाई आप, तो क्या आ गया, ग्राम अणु भार आ गया। और इसको क्या बोलेंगे, ग्राम मोलर मास, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, GMM। यानी 1 मोल अणु का भार, 1 मोल अणु का भार किसके बराबर होता है, ग्राम अणु भार के बराबर होता है। ठीक है, बात आ गई, कहानी समझ में। तो इस चीज को लिख लो पहले, फिर आगे 1-2 बातें और बताता हूं। लिखो भाई पहले, तो देखो भाई, यहां से 2 बातें आपको पता चली। 2 बातें कौन कौन सी पता चली आपको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो भाई। ठीक है ना, 2 बातें कौन कौन सी पता चली आपको, कि अगर 1 मोल परमाणु का भार देखें, 1 मोल परमाणु का भार देखें, तो 1 मोल जो परमाणु का भार होगा वो ग्राम परमाणु भार के बराबर होगा। किसके बराबर, ग्राम परमाणु भार के बराबर होगा। ठीक है, या ग्राम परमाणु भी लिखा हुआ मिल जाए तो भी समझ जाना कि भाई 1 मोल की बात कर रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा और फर्क बताऊंगा साफ साफ क्या फर्क होगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और अगर 1 मोल अणु के भार की बात हो, 1 मोल अणु के भार की बात हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ग्राम अणु भार, या ग्राम अणु लिखा हुआ मिल जाए तो भी अंडरस्टूड है, ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दोनों की बात एक ही है। तो ये चीज आप ब्रैकेट में बंद करो और इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर है, ग्राम लिखा हो और ग्राम परमाणु लिखा हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है भाई। ठीक है ना, बताऊंगा अभी क्वेश्चन से। ठीक है, लिख लिया, ये नीचे वाला लिख लो, ऊपर वाला भी लिख लो भाई। अब देखो फर्क बताता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू, फिर आपको कुछ इंपोर्टेंट में फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखना, देखो भाई क्वेश्चन देखना, मोल की संख्या बताओ, मोल की संख्या बताओ। ठीक है, अभी एक मैं मोल का आपको फॉर्मूला बता देता हूं, एक आगे और बताऊंगा। ठीक है, पूरे लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझ लो मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणु भार। ठीक है, ध्यान देना भाई, भार बटा अणु भार। तो देखो मोल की संख्या बताओ बोल रहा है, किसमें, पहला बोल रहा है 12 ग्राम परमाणु, 12 ग्राम परमाणु कार्बन के, दूसरा बोल रहा है 12 ग्राम कार्बन के परमाणु। देखने में सेम से लग रहे हैं ना, 12 ग्राम परमाणु कार्बन के या 12 ग्राम कार्बन परमाणु। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन के परमाणु, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखना भाई, ग्राम परमाणु,
ग्राम परमाणु मिल गया। यानी एक मोल परमाणु का भार किसके बराबर होता है? 1 ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। 1 मोल अणु का भार किसके बराबर होगा? 1 ग्राम अणु भार के बराबर होगा। तो यहां देखो 12 ग्राम परमाणु दे रखा है। 12 ग्राम परमाणु का मतलब अगर ये 12 ग्राम परमाणु है तो यहां भी कितने मोल होंगे? 12 मोल होंगे। ठीक है, तो यहां तो कितने मोल आएंगे भाई? सीधे सीधे 12 मोल आएंगे। लेकिन नीचे की कहानी अलग है। नीचे की कहानी क्या दे रखी है? 12 ग्राम कार्बन में कितने परमाणु? 12 ग्राम कार्बन के परमाणु हैं और इसमें आपको मोल बताना है। तो मैंने मोल का फॉर्मूला लिख रखा है, भार बटा अणुभार। भार कितना दे रखा है कार्बन का? 12 ग्राम। और एक कार्बन का अणुभार कितना होता है आप सबको पता है? 1 ग्राम। एक कार्बन जो है उसका वजन कितना होता है? 12 ग्राम। तो 12 में 12 का भाग दिया, जो आंसर आएगा वो कितने मोल आएंगे भाई? 1 मोल निकल के आएगा। ठीक है, समझ गए बात को भाई? क्या अंतर है दोनों में? इस क्वेश्चन से साफ बता दिया मैंने। लिख लो पहले आप इसको। देखो भाई, अब मैंने आपके लिए जो है ना, जो इंपोर्टेंट जो चार्ट है, जो फॉर्मूलों का चार्ट है, वो पूरा बना रहा हूं। इस चार्ट से ही आपके सारे क्वेश्चन होंगे भाई। ठीक है, तो ये आपको जो चार्ट है वो अच्छे से आपको मेमोराइज करना है। समझा देता हूं कैसे क्या रिलेटेड है चीजें, देखना भाई, ध्यान देखना। ठीक है, पहले तो क्या है आपके पास? मोल है। ठीक है, और मोल से जब आप कणों की संख्या निकालना चाहते हो, किसकी संख्या? कणों की संख्या। अब कणों की संख्या में सब कुछ आ गया। ठीक है, जैसे परमाणुओं की संख्या, अणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, कुछ भी पूछ ले, कणों की संख्या, तो आप मोल का गुणा किससे कर दोगे भाई? आप मोल का गुणा कर दोगे आवोगाद्रो संख्या से। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या से आपको क्या कर देना है? गुणा। Na बराबर क्या होता है? पहले ही बता चुका हूं। Na बराबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो आप इससे गुणा कर दोगे जब आपको मोल दे रखा हो और आपको क्या पूछे? कणों की संख्या पूछे। आपको कणों की संख्या दे रखी है और मोल पूछ रहा है, तो आप Na से क्या लगा दोगे? भाग लगा दोगे। ठीक है, Na से क्या लगा दोगे? भाग लगा दोगे। सारे फॉर्मूले एक एक करके भी बताऊंगा, लेकिन चार्ट से समझ लो। मोल दे रखा है और आपको पदार्थ का द्रव्यमान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का भार पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? ग्राम में पूछ रहा है। तो आप क्या कर दोगे भाई? मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर देना है? मोलर भार से गुणा कर देना है। मोलर भार से गुणा कर देना है। आपको पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, आपको पूछ रहा है मोल, तो आप उल्टा कर दोगे। क्या कर दोगे? मोलर द्रव्यमान से या मोलर भार से भाग लगा दोगे। ठीक है, कहने का मतलब मोल से कोई भी चीज लेनी है तो गुणा करना है, किसी चीज से मोल को लाना है तो भाग लगाना है। ठीक है, देखो अगली कहानी बताता हूं। पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में है। अगर आपको पदार्थ का द्रव्यमान एएमयू में चाहिए, पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थ का भार आपको किस में चाहिए? एएमयू या यूनिफाइड मास में आपको चाहिए। तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा भाई? Na से आपको गुणा करना पड़ेगा। पदार्थ का द्रव्यमान एएमयू में दे रखा है, आपको ग्राम में चाहिए, तो आपको Na से क्या लगाना पड़ेगा? Na से आपको भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी समझ गए। अब एक चीज कहानी नीचे की ओर देख लो। मोल दे रखा है और आपको गैस का आयतन पूछ रहा है लीटर में। ठीक है, क्या पूछ रहा है भाई? गैस का आयतन, और वो भी किस में? लीटर में। लीटर में पूछ रहा है, तो आप किससे गुणा कर दोगे? आप गुणा कर दोगे 22.4 से गुणा। किससे गुणा करना है बच्चों? 22.4 से। गैस का आयतन लीटर में दे रखा है और आपसे मोल पूछ रहा है, तो 22.4 का क्या लगाना है? भाग लगाना है। 22.4 का क्या लगाना है? भाग लगाना है। वैसे ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एनटीपी और एसटीपी पर, यानी मानक ताप दाब, मानक ताप कितना होता है? 273 केल्विन। व मानक दाब कितना होता है? मानक दाब होता है आपका 1 ATM, 1 वायुमंडलीय दाब। मानक ताप दाब पर जो गैस का आयतन होता है, 1 मोल जो गैस का आयतन होता है वो कितना होता है बच्चों? वो होता है आपका 22.4 लीटर। और अगर लीटर को ml में करना हो, अगर लीटर को किस में करना हो? ml में, तो आपको पता है 1 लीटर में कितने होते हैं भाई? 1000।
ml होते हैं, तो क्या हो जाएगा 1000 का गुणा कर देंगे तो 22400 ml हो जाएगा। ठीक है, तो लीटर में पूछा है तो 22.4 और ml में पूछा है तो 2240 ml। तो ठीक है, ये वाला चार्ट की कहानी आपको कुछ इस तरीके से याद रखनी है। ठीक है, एक बार लिखो फिर और समझाता हूं आपको इसको। तो क्या चीज याद रखनी है कि मोल से अगर किसी चीज को प्राप्त करना है तो गुणा करना है। मोल से अगर कणों की संख्या चाहिए Na से गुणा करोगे। मोल से अगर पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में चाहिए मोलर भार से गुणा करोगे। मोल से अगर गैस का आयतन लीटर में चाहिए तो 22.4 से क्या करोगे, गुणा करोगे। ठीक है, समझ गए। और अगर ग्राम से वजन आपको AMU में चाहिए तो Na का गुणा, AMU से अगर ग्राम में चाहिए तो आपको Na का भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज ये हम अवोगाद्रो नियम में भी पढ़ चुके हैं कि 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख लो। लिख लिया? ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई। अब मैं आपको इनको फॉर्मूलों को अलग अलग करके भी लिखा देता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चार्ट से भी आप याद रखोगे और एक एक करके इंडिविजुअल भी लिखा देता हूं। ठीक है, देखो देखना भाई, अब इंडिविजुअल में आपको एक एक फॉर्मूले लिखा रहा हूं। ठीक है, देखो इनको इंपोर्टेंट डाल के रखोगे भाई, पूरे मोल कॉन्सेप्ट में आपको काम आएंगे। इंपोर्टेंट फॉर्मूला नंबर 1, मोल। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। ठीक है, और भार किस में दिया हुआ होगा, आपको ग्राम में दिया हुआ होगा। पहला फॉर्मूला ये याद रखोगे। दूसरा, अगर पदार्थ की मात्रा आपको किस में दे रखी हो, कणों की संख्या के तौर पर अगर आपको दे रखी हो, तो दूसरा क्या लिखोगे, यदि कणों की संख्या दे रखी हो, कणों की संख्या दे रखी हो, तो कणों की संख्या दे रखी हो तो मोल कैसे निकालना है, मोल कैसे निकालना है भाई, 6 पॉइंट, या मैं लिखूं कणों की संख्या, कणों की संख्या बटे Na। कणों की संख्या में अगर Na का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके लिए, मोल आ जाएगा। तो यहां से हम कणों की संख्या भी निकाल सकते हैं भाई। अगर आपसे कणों की संख्या पूछ ले कि कणों की संख्या बताओ, तो कणों की संख्या पूछ ले तो मोल में किसका गुणा करना है, मोल में अगर आप अवोगाद्रो संख्या का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, कणों की संख्या आ जाएगी। और ये चीज हम सबको पता ही है कि अवोगाद्रो संख्या किसके बराबर होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। ठीक है, 2 फॉर्मूले लिख लिए। तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, एक यहीं पे बता दूं कि आपको अगर पदार्थ की मात्रा आपको ग्राम में दे रखी हो तो आप ग्राम बटे अणुभार कर दोगे, लेकिन पदार्थ की मात्रा अगर आपको लीटर में दे रखी हो तो आप क्या करोगे भाई, आप गैस का आयतन लीटर में लोगे, आयतन किस में, लीटर में, बटे क्या लोगे, मोलर आयतन, बटे क्या लोगे, मोलर आयतन। ठीक है, तो आयतन अगर लीटर में है तो मोलर आयतन कितना होता है भाई, 22.4 लीटर। और अगर ये किस में दे रखा है, मिलीलीटर में। ठीक है, तो यहीं लिख देता हूं, अगर आयतन किस में दे रखा है आपको, मिलीलीटर में, तो आप नीचे क्या कर दोगे, 22,400 का क्या लगा दोगे, आप भाग लगा दोगे। ठीक है, तो लीटर में दे रखा है तो 22.4 का भाग लगाओगे, अगर मिलीलीटर में दे रखा है तो 22,400 का भाग लगा दोगे। ठीक है, अगला फॉर्मूला, तीसरे नंबर का फॉर्मूला देखना भाई। अगर पदार्थ का द्रव्यमान AMU में चाहिए, पदार्थ का द्रव्यमान किस में चाहिए आपको, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, मोल का आप पदार्थ का द्रव्यमान किस में, ग्राम में, इसका आप गुणा कर दोगे किससे, अवोगाद्रो संख्या से। ठीक है, तो आपका पदार्थ का द्रव्यमान आ जाएगा किसमें, AMU में। ठीक है, तो ये जो आपको 3-4 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो होगा क्या, आपको ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है भाई वो कणों की संख्या वाला पूछा जाता है। ठीक है, मोल भी पूछता है, सारे याद करने, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं।
कणों की संख्या आपसे ज्यादातर पूछता है कि मेरे पास ये है, इसका इतना वजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, प्रोटॉन की संख्या बताओ, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ, या मेरे पास 22 ग्राम क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें बताओ मुझे कितने मोल है। इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे पास एक MgCl2 है, इसका वजन इतना है, मुझे बताओ इसमें Mg2+ आयन कितने होंगे, या मेरे पास MgCl2 है तो इसमें बताओ क्लोराइड आयन कितने होंगे। ठीक है, इसका इतना वजन है, मुझे इसमें बताओ क्लोराइड आयन कितने होंगे। तो कहने का मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, आज मैं आपको वो क्वेश्चन करवा देता हूं जो आपकी बुक में है, जो आपको बुक में दे रखे हैं उनको मैं सॉल्व करवा देता हूं। इसके बाद मैं एक अगली क्लास और रखूंगा, उसमें मैं सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में, नीट हो गया, आपका IIT हो गया, इस तरीके की जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनको करवाऊंगा। ठीक है भाई, समझ गए? ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। देखो एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं यही लिखता हूं आपके लिए। ठीक है, देखना, देखो एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, आपको मोल पूछ रहा है। ठीक है, और वजन मैं आपको दे देता हूं। देखो 44 ग्राम CO2 में कितने मोल उपस्थित हैं, कितने मोल उपस्थित हैं। ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है भाई, वेट दे रखा है कितना, CO2 का 44 ग्राम, और क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है उसको पहले अंडरलाइन कर लो, मोल पूछ रहा है। तो मोल का फॉर्मूला हमको पता है, मोल बराबर क्या होता है भाई, भार बटा अणुभार। भार किस में लेना है, ग्राम में लेना है। ग्राम में कितना वजन दे रखा है, 44 ग्राम। और CO2 का अणुभार हम निकाल लेते हैं। एक कार्बन का वजन कितना है, 12 ग्राम, और एक ऑक्सीजन का कितना है भाई, एक ऑक्सीजन का है 16। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 32। 32 और 12 को जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। यानी जो आंसर है वो आपका ग्राम पर मोल है, 44 ग्राम पर मोल। तो नीचे आपने 44 रख दिया, 44 से 44 कटा, आंसर क्या आएगा आपका, 1 मोल। ठीक है, तो 44 ग्राम CO2 में अगर आपसे मोल पूछ रहा है तो कितने मोल उपस्थित हैं भाई, इसके अंदर 1 मोल उपस्थित है। ठीक है, लिखो इस एग्जाम्पल को और ये फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं आपको कुछ और आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं बढ़िया। ठीक है, लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई। चलो आगे की कहानी देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखना भाई, देखो क्वेश्चन देखना, पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, तो इसमें अणुओं की संख्या बताइए, अणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, पानी की एक बूंद दे रखी है और बूंद का आपको वजन दे रखा है कितना भाई, 0.05 ग्राम, और पूछ रहा है कि इसके अंदर पानी के कितने अणु होंगे। तो ठीक है, अणुओं की संख्या, संख्या पूछ ले तो संख्या से मतलब हमको पता है, संख्या जब भी पूछ ले तो हमें क्या करना है भाई, मोल का गुणा करना है आवोगाद्रो संख्या से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, अणुओं की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या होगी मोल इंटू आवोगाद्रो संख्या। और मोल का फॉर्मूला आप सबको पता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, भार बटा अणुभार। भार कितना दे रखा है, भार दे रखा है 0.05 ग्राम। अणुभार आप निकाल सकते हो, किसकी बात कर रहा है, पानी। तो पानी का मोलर भार क्या होगा भाई, पानी का मोलर भार या अणुभार दोनों का मतलब एक ही है। तो 2 हाइड्रोजन का वजन 2, एक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, 1 ग्राम, 2 का 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, तो 2 + 16 कितना आ गया, 18 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो नीचे भाग किसका लगा दो, 18 का, गुणा किससे कर दो भाई, गुणा किससे कर दो, अणुओं की संख्या, आवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब आप जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो क्या आएगा, 16.01673 गुणा 10⁻23, ये आपका आया। ठीक है, तो आपको पता है हमको दशमलव सदैव कहां ले जाना होता है, प्रथम गैर शून्य अंक के बाद। तो ये दशमलव हमको प्रथम गैर शून्य अंक के बाद ले जाना है, यानी हम क्या लिखेंगे 1.673। तो कितने स्थान हमने खिसकाया,
1 2 3 स्थान हमने खिसकाया, तो दशमलव जब भी दाईं तरफ जाता है तो वैल्यू किस में आती है, माइनस में, और बाईं तरफ आता है तो वैल्यू किस में आती है भाई, प्लस में। ठीक है, तो दाईं तरफ गया वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। कितनी माइनस आएगी, 3 माइनस आएगी। तो 20 में से 3 माइनस कर दिया तो कितने बचेंगे, 20। यानी 0.05 ग्राम में कितने अणु उपस्थित होंगे, 1.673 इंटू 10 पावर 20 अणु उपस्थित होंगे। एक बार इसको आप लिख लो, फिर दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, चलें आगे, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बड़ा हलवा क्वेश्चन, सिंपल सा, सिंपल पहले देखेंगे, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसके बाद हम थोड़े एडवांस क्वेश्चनों की भी बात करेंगे। ठीक है, देखना एक क्वेश्चन और आपको लिखो, 0.32 ग्राम मैथेन में अणुओं की संख्या बताइए। अणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, आपको मैथेन दे रखा है 0.32 ग्राम और किसकी संख्या पूछ रहा है, अणु की। तो जब भी कणों की संख्या आ जाए तो हमें पता है कणों की संख्या बराबर क्या होता है, मोल इंटू आवोगाद्रो संख्या। तो कणों की संख्या या अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मोल गुणा आवोगाद्रो संख्या। मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। CH4 का आप मोलर भार या अणुभार निकाल लो, इसका अणुभार क्या आएगा भाई, एक कार्बन का कितना होता है, याद हो जाना चाहिए अब 12, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा भाई 16 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो भार कितना दे रखा है 0.32 ग्राम, नीचे क्या लिखोगे 16 ग्राम गुणा Na क्या है 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो यहां से कितने मोल आएंगे 0.02 मोल, और गुणा कर दो 6.022 इंटू 10 पावर 23। 2 का गुणा करो भाई इससे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 और 6 दूना के 12। अब पॉइंट को देख लो कितनी संख्या पहले लगाना है, 3 तो ये रहा, 3 संख्या पहले ये, 2 संख्या पहले ये, तो 3 2 5 हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या पहले क्या लगेगा, दशमलव गुणा 10 की पावर 23। और हमें तो कहां ले जाना है, प्रथम गैर शून्य अंक के बाद, तो हम क्या लिखेंगे 1.2044 लिखेंगे। एक स्थान दाईं तरफ गए तो 1 माइनस में आएगा, 23 में से 1 माइनस का गया तो कितने बचेंगे 22। यानी आपके 0.32 ग्राम मैथेन में अणुओं की संख्या कितनी होगी, 1.2044 गुणा 10 की पावर 22। ठीक है, सिंपलेस्ट है भाई। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको और घुमा देता हूं। अगर यहां पूछ लेता आपसे कि 0.32 ग्राम मैथेन का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, CH4। 0.32 ग्राम मैथेन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बताइए। आपको क्या पूछ लेता, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो आपको पता है अगर इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछता तो हमें पता है कि एक में कितने हैं भाई, एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, 4। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो जाता है, 4 गुणा 1.02044 इंटू 10 पावर 22। अगर आपसे पूछ लेता कि इतने ग्राम मैथेन में कार्बन परमाणु की संख्या बताइए, तो कार्बन परमाणु कितना है, 1, तो 1 का गुणा इससे ये करते तो बराबर ही रहता। तो यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाती, 1 गुणा 1.2044 इंटू 10 पावर 22। अगर आपसे 0.32 ग्राम मैथेन में परमाणुओं की संख्या पूछ लेता, किसकी पूछ लेता, परमाणुओं की, तो आपको पता है कि एक मैथेन के अणु में एक तो कार्बन का परमाणु है, 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, यानी टोटल परमाणु कितने हैं 5। तो कुल परमाणुओं की संख्या पूछ लेता तो कुल परमाणुओं की संख्या ऐसे जोड़कर भी आ सकती है या ऐसे भी आ सकती है। कुल परमाणुओं की संख्या अगर आपको निकालनी होती तो आप क्या करते, 1.02044 इंटू 10 पावर 22। ठीक है, तो यहां देखो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 और नए तरीके के क्वेश्चन बता दिए। यानी अणु दे रखा हो और परमाणुओं की संख्या पूछे तो एक तत्व में, एक यौगिक में देख लेना, एक अणु में गिन लेना कितने परमाणु हैं, उसका गुणा कर देना, फाइनल चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए बात को, लिख लो इसको। ठीक है, लिख लिया। 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं। ठीक है, देखो भाई, मिटा दें इसको। चलो आगे की कहानी 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं, देखना।
देखो क्वेश्चन देखना, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए। ठीक है, अब एक नई तरीके का आपको मिल गया भाई, अभी तो अणु परमाणु तक पूछ रहे थे, अब प्रोटॉन की संख्या दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है भाई। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बताइए, प्रोटॉन की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो जब भी आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्वेश्चन पूछे ना, तो एक ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक यौगिक में देखना है, एक यौगिक में कितने प्रोटॉन है उसका गुणा कर देंगे। संख्या की बात हो रही है भाई, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो या न्यूट्रॉन की संख्या पूछे, न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको देखना है एक घटक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है या इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है या न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, गुणा वही जब संख्या पूछता है तो हम क्या करते हैं, मोल का गुणा कर देते हैं आवोगाद्रो संख्या से। ठीक है, तो ये बस फॉर्मूला हो जाएगा, एक घटक में गिन लो कितने हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, उसका इनसे गुणा कर दो तो आपके समस्त प्रोटॉनों की संख्या आ जाएगी। तो हम अगर देखें तो एक CaCO3 में प्रोटॉनों की संख्या अगर हम देखें, प्रोटॉनों की संख्या, तो आपको पता है प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है किसके, परमाणु क्रमांक के। प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक के, और परमाणु क्रमांक हमको पता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20, कार्बन का कितना है, कार्बन का है 6, और एक ऑक्सीजन का कितना है 8, तो 3 का कितना हो जाएगा, 8 तिया के 24, तो ये 30 हो गए, 30 और 20 कितने हो गए 50, यानी प्रोटॉनों की संख्या एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितनी आई 50। तो टोटल निकाल लो भाई, ऊपर के फॉर्मूले में प्रोटॉन की संख्या की वैल्यू यहां रख दो और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एक घटक में प्रोटॉन कितने हैं, हमको प्रोटॉन ही चाहिए केवल, कितने हैं 50, गुणा मोल, मोल बराबर क्या होता है भार बटा अणुभार, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर भार बटा अणुभार। तो भार की वैल्यू रख दूं मैं डायरेक्ट, भार कितना है 20 ग्राम, भार कितना है 20 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार भी निकाल लो भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार, ये चीज तो आपको याद रखनी ही है। साथ में हम कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार भी देख लेते हैं, या मोलर भार भी आप किसको कह सकते हो, मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हो। कैल्शियम का एक का भार कितना होता है 40 ग्राम, कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 ऑक्सीजन है तो 16 ती कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 ती 48, और जोड़ दोगे तो 60 और 40 कितना हो गया 100, यानी अणुभार कितना आता है 100 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो नीचे किसका भाग लगाओगे 20/100 गुणा आवोगाद्रो संख्या कितनी है, आवोगाद्रो संख्या है 6.022 × 10⁻23। ठीक है भाई, कहानी सिंपल है। तो एक जीरो से एक जीरो गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, 5 दूनी कितने हुए 10, तो 23 है, एक 10 यहां पर आ रहा है तो 10 की पावर 23 है, एक 10 यहां पर मिल गया तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका 6.022 × 10⁻24 क्या होंगे भाई आपके प्रोटॉन पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में इतने प्रोटॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, लिख लो इसको एक बार, लिख लोगे, बोलो भाई लिख लोगे ना। तो आज की क्लास में आपका क्या काम है, आप जितने भी फॉर्मूले आपको लिखाए हैं उनको अच्छे से मेमोराइज करोगे, अच्छे से याद करोगे, जितनी भी बातें बताई आज की क्लास में अच्छे से याद करोगे, जितने न्यूमेरिकल आपको करवा दिए इसकी दोबारा से आप खुद से प्रैक्टिस करोगे अलग से। कल की क्लास आपकी पूर्वी, या मैं कहूं इससे आने वाली जो क्लास है वो पूरी आपकी इसके न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगी, न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज करवाऊंगा। फिर इसके बाद जो स्टोइकियोमेट्री वाले न्यूमेरिकल हैं, जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक वाले जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफी है, अगली बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।